मेरे 32 तक नंबर गए प्री में, लेकिन अगले दिन वो वापस 65-70 तक पहुंचे। उस चीज को बस दिमाग पे नहीं हावी होने देना कि यार आज खराब हो गए हैं तो कल भी खराब आए। कई बार तो मैं ये करेक्ट। बोल देता था कि यार ये ही टफ है, मेरे से तो बनता है ये टफ है। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई क्लर्क, इनमें से एसबीआई पीओ मेरा इंटरव्यू के बाद 0.03 से रह गया। आज के टेस्ट में आए, आप आइडेंटिफाई करके रखो कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, क्योंकि एग्जाम लगभग एक सेम पैटर्न फॉलो करता है। सवाल वही आते हैं, थोड़ा सवाल ऊपर नीचे हो जाते हैं, वैल्यूज ऊपर नीचे कर देंगे, थोड़ा सा डिविएट कर देंगे, लेकिन अगर आप अपनी गलती आइडेंटिफाई कर लेंगे, यार ये गलती मेरे से इस पेपर में हो गई, ये गलती अगले पेपर में नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गलती है ये भी। ऑलिव बोर्ड ने मुझे काफी सही किया, मेंस में भी, प्री में भी, और जो डिस्क्रिप्टिव आता ऑलिव बोर्ड का लेवल ही लगभग वही लेवल रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। आई एम योर क्वांट मेंटर प्रबल लवानिया। आज मेरे साथ है आदित्य, जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईबीपीएस पीओ 2025 एंड करेंटली इज वर्किंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा। सो हाय आदित्य, वेलकम टू तो ऑलीवुड। सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। सर, मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी है। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले से हूँ, और मैंने बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग, 2023 पास। ओके, तो अपना प्रिपरेशन का एक जर्नी मेरे को बताइए कि आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और कौन कौन से एग्जाम्स के लिए आपने प्रिपरेशन किया। सर, प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था 2025 की जनवरी से। ओके। उस टाइम पर, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में का जब मैंने शेड्यूल देखा था तो उसमें एसबीआई उस टाइम पर जल्दी हुआ था, मार्च के आसपास। हम्म। तो मुझे था कि ये एग्जाम्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो प्रिपरेशन तब से स्टार्ट हुई थी, और उसके पहले मुझे बैंकिंग सेक्टर में मैंने कोई एग्जाम दिया नहीं था, तो मुझे उसकी नॉलेज थी नहीं। तो मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था, ऑलिव बोर्ड के कोर्सेज लिए थे, लाइव वीडियो कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज। उसके बाद विद इन 6 मंथ एसबीआई आ गया था, उसी के साथ आईबीपीएस किया था। मैंने 3 एग्जाम्स के फॉर्म फिल किए थे, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई क्लर्क। जिनमें से एसबीआई पीओ मेरा इंटरव्यू के बाद 0.03 से रह गया, एंड आईबीपीएस पीओ आई क्लियर्ड, एंड एसबीआई क्लर्क आई। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें आपको थोड़ा चैलेंज लगा कि यार ये सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और कौन से सब्जेक्ट आपको लगा कि ठीक है ये कर सकते हैं। मैं सर सिविल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ्स मेरी पहले से अच्छी थी। एंड अगर आपको पता हो तो एक यूसी मास करके कोर्स होता है अबेकस हम्म। वगैरह का, हाँ। तो उसमें मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी। मुझे बेसिकली वर्क करना था रीजनिंग। और आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो जीएस में सबसे ज्यादा इशू जीएस में ही रहता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, कितना ही पढ़ लो वो समझ में नहीं आती। तो जीएस मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया था, मतलब मंथली वाला। अच्छा, आप जैसा आपने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने आईबीपीएस पीओ को क्वालिफाई करा, एसबीआई क्लर्क भी आपका निकल गया था, एसबीआई पीओ आपका कुछ पॉइंट के मार्जिन से रह गया, तो आपने जब तैयारी शुरू करी तो आपकी अप्रोच क्या थी? मतलब आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेकर चल रहे थे, या पहले आपने प्रीलिम्स को किया फिर उसके बाद आपने मेंस को लिया। सर, मैं शुरुआत मैंने की थी मेंस से। मैंने आइडिया लिया था इसे जनवरी, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट किया था प्री का एग्जाम। सबसे पहले मैंने मेंस के दोनों के एग्जाम दिए थे, एसबीआई पीओ का भी, आईबीपीएस पीओ का भी। जो कट ऑफ जाती है 70-75 के अप्रोक्स, उससे मेरे 10 से 12 नंबर कम आए थे, अराउंड ओके। 60। एसबीआई में थे अराउंड 60, एंड आईबीपीएस में थे 63 समथिंग। तो मेरे को ये क्लियर था कि मुझे 15 से 20 नंबर, 20-20 नंबर इन दोनों में बढ़ाने हैं 6 मंथ में, क्योंकि उस समय जीएस मैंने बिल्कुल जीरो ही अटेम्प्ट की थी। हम्म। मैं कॉन्फिडेंट था कि जीएस में अच्छे से करूंगा तो 80 के अबव में जा सकता हूँ। करेक्ट। फिर मैंने प्री देना शुरू किया था, तो प्री में मेरे एसबीआई में 60 आ रहे थे, एंड आईबीपीएस में 55 समथिंग। तो वो मैंने इंक्रीज किया विद इन, मतलब पूरे 6 महीने में। मेरा फिक्स था कि एक प्री तो देना ही, एक फुल, और तीनों का एक एक सेक्शनल। किसी ओके। दिन एसबीआई का दे लूंगा, किसी दिन आईबीपीएस का। तो वो कंटिन्यू था, और क्लर्क के लिए ऐसा था कि पीओ करेंगे तो क्लर्क ऑलरेडी हो ही जाए। बिल्कुल। तो जैसे आपने मेंस का जो मॉक टेस्ट दिया, मेंस में आपने चेक करा कि मार्क्स वगैरह इतने आ रहे हैं, तो मेंस को आपने रेगुलर रखा प्रीलिम्स के साथ में। मेंस का सर जीए एकदम रेगुलर था, जैसा कि ओके। मैंने बताया, वीकली नहीं हो पाया तो मंथली तो मिनिमम आरबीआई वाला, और जो न्यूज होती है बैंकिंग सेक्टर वाली, वो तो जनरली करता ही था। एग्जाम आप कह सकते हो कि मैं तब सेक्शनल देता था, फुल नहीं दिया शुरू के 3 महीने, सेक्शनल प्रीलिम्स एग्जाम के देता था। प्रीलिम्स नहीं नहीं, के मेंस के, मेंस के, मेंस के जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे तब आप सेक्शनल मेंस के एग्जाम देते मेंस थे। के थे, यस सर। एंड नहीं। साथ हाँ। साथ में जीएस भी, जीए मेन था जीए का, क्योंकि वो एग्जाम जो जीए के प्रीवियस डले हुए हैं वो तो आएगी नहीं। बिल्कुल।
जीए का वीडियो लेक्चर्स एंड जो न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह उसी से ही करना पड़ता था। अच्छा, एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कहीं ना कहीं अगर मैं एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के लिए बात करूं तो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी आता है। प्रीलिम्स में भी कहीं ना कहीं एसबीआई में तो एटलीस्ट अब प्रीलिम्स में वेटेज बढ़ गया है इंग्लिश का। आपके टाइम पे भी एसबीआई में 40 क्वेश्चन थे प्रीलिम्स में। इंग्लिश के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करा? इंग्लिश का सर मिनिमम एक तो मैं देता ही था डेली, ये अपना प्री का सेक्शनल एंड उसके बाद जो न्यूज़पेपर रीडिंग होती है। और डिस्क्रिप्टिव के लिए मुझे ये पता था कि ऑलिव बोर्ड में जब प्री एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव अलग से प्रॉपर एक वो चलता है कोर्स। बिल्कुल। तो मैंने वो लिया था। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी मेरी पूरी वहीं से हुई, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मैंने प्री के पहले देखा भी नहीं था। तो ओके। डिस्क्रिप्टिव का पूरा तैयारी वहां से हुआ, और इंग्लिश का मेन यही था कि जो भी है तो एक देना ही है। सेक्शनल अगर मेंस का दे रहे हैं तो अच्छी बात है, प्री का सेक्शनल तो देना ही। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के जो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग पढ़ाते हैं तो वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप Yes. लोग आंसर दोगे तो वो ज्यादा अच्छा है कि उनके लिए भी इजी होगा जब वो लोग देखेंगे वीडियो को। कुछ स्टूडेंट है वो लोग बोलते हैं सर हम लोग जब मॉक टेस्ट देते हैं, मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, 2 महीने 3 महीने हुए, मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो बहुत डिप होते हैं, मतलब कभी 50 हैं, कभी 40 हैं, 30 हैं। आपके भी हुए होंगे, नॉर्मल है। Yes. तो वहां से फिर मॉक टेस्ट देने का एक मोटिवेशन ही नहीं होता, फिर अगले बार वो मॉक टेस्ट देने का मन ही नहीं करता। फिर लगता है कि मॉक टेस्ट देंगे फिर नंबर कम आएंगे, फिर लगेगा। तो आपके साथ भी हुआ होगा, कैसे आपने फिर उस चीज को हैंडल करा? सर उसको मैंने एक रूटीन बनाया, मोटिवेशन से ज्यादा एक रूटीन की दिमाग में फिक्स किया है कि आज मैं कुछ करूं ना करूं, मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो रही है, मान लीजिए किसी वजह से दिमाग खराब है, लेकिन एक प्रीलिम्स का फुल मुझे देना ही है। नंबर मेरे नहीं आए, कई बार क्या होता है, कई बार मेरे साथ ये हुआ है, मेरा दिमाग कहीं और है, किसी और वजह से खराब है, मान लीजिए पेपर की वजह से नहीं, किसी और हम्म। वजह से खराब है। तो पता चला प्री मैंने एसबीआई दिया है, मेरे 32 तक नंबर गए प्री में, लेकिन अगले दिन वो वापस 65 70 तक पहुंचे हैं। उस चीज को बस दिमाग पे नहीं हावी होने देना कि यार आज खराब हो गए हैं तो कल भी खराब आएंगे। कई बार तो मैं ये करेक्ट। बोल देता था कि यार ये ही टफ है, मेरे से तो बनता है ये टफ है, कल अच्छा आ जाएगा, मेरे से हो जाएगा। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि मेरे से हो रहा। अच्छा, कब आपको लगा, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, कब आपको ऐसा लगा कि अब सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब मॉक के मार्क्स देख के, या फिर जब आपने प्रीलिम्स दिया होगा उसके बाद जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तो कब आपको लगा कि नहीं अब इजी है, हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन तो होगा? एसबीआई के लिए सर मैं कभी भी श्योर नहीं था, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है। मैं बिल्कुल। प्री भी दिया था तो भी मैं डाउट में था। आईबीपीएस में मैंने प्री दे के आया था, मैं बाहर निकल के मैंने बोल दिया था कि मेरा प्री हो जाए आईबीपीएस में। एसबीआई में मैं नहीं बोल पाया था, क्योंकि लास्ट टाइम कट ऑफ जब मेरे के पहले कट ऑफ गई थी 62 समथिंग, मेरे टाइम पे गई थी 67 या 66.75। 66.75, हाँ, अभी तक की हाँ। हाईएस्ट है। हाँ। हाँ तो वो मुझे, मैं पेपर देख के ही समझ गया था कि कट ऑफ इसकी ज्यादा जाएगी। और यही सेम चीज मेंस में एसबीआई, लेकिन एसबीआई का मेंस मेरा अच्छा गया था, मेंस देख के मैंने कहा था, मतलब मेंस दोनों का मैंने देख के कहा था कि मेरा मेंस तो हो जाएगा। अब बात आएगी सिर्फ इंटरव्यू की। तो मेरे आईबीपीएस में आए थे 64 प्री में, और एसबीआई में आए थे 72 या 3 सम प्री में। नहीं, आईबीपीएस मेंस में थे 101, और एसबीआई में थे 90 मेंस में। ओके। अच्छा, किसी स्टूडेंट के अगर मॉक के मार्क्स 40 से 45 आ रहे हैं तो अगले 15 दिन की उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब 15 दिन बाद लगभग एसबीआई पीओ है? सर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि आप कोई भी टेस्ट, जैसे आपके 45 आज के टेस्ट में आए, आप आइडेंटिफाई करके रखो कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, क्योंकि एग्जाम लगभग एक सेम पैटर्न फॉलो करता है। सवाल वही आते हैं, थोड़ा सवाल ऊपर नीचे हो जाते हैं, वैल्यूज ऊपर नीचे कर देंगे, थोड़ा सा डिविएट कर देंगे, लेकिन अगर आप गलती आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार ये गलती मेरे से इस पेपर में हो गई, ये गलती अगले पेपर में नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। बिल्कुल। कई बार क्या है, अच्छा। करते हैं कि हम गलती ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बिल्कुल। वही चीज बार बार होती है कि यार ये सवाल नहीं बनता है, ये नहीं बनता है। हॉलीवुड पे आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, प्रीलिम्स के, मेंस के, यस कितने सर। रिलेवेंट थे जो रियल मॉक टेस्ट है, जो रियल आपका एग्जाम है उससे? बहुत ज्यादा रिलीवेंट है ये भी। ऑलिव बोर्ड ने मुझे काफी सही किया है, मेंस में भी प्री में भी, और जो डिस्क्रिप्टिव आता है ऑलिव बोर्ड का लेवल ही लगभग वही लेवल रहा था, थोड़ा ऊपर नीचे आपको तो होता ही है, हम्म। बाकी काफी मैचिंग लेवल था। एंड हाउ वाज योर इंटरव्यू, आईबीपीएस पीओ का, एसबीआई पीओ का? एसबीआई का सर मेरा हुआ था मुंबई में, एमपी में था तो एमपी में नहीं था सर, सबको मुंबई ही बुलाया था, तो एक्सपीरियंस वाज गुड, क्योंकि इंटरव्यू अच्छा गया था। एसबीआई में क्या होता है कि दो प्रोसेस होती है, तो इंटरव्यू होता है उसके पहले जीडी होती है। जीडी डिफिकल्ट थी, क्योंकि कई बार होता भी है, मेरे साथ भी हुआ था कि जीडी में एक पर्सन ऐसा था जो डोमिनेट करना चाहता था हर चीज को। उसकी रिपोर्ट जाती है इंटरव्यू के इंटरव्यूअर के पास पहले से, किसने कैसे जीडी में किया है,
उसका तो इंटरव्यू ही खराब कर दिया तुम लोगों ने कि ये थोड़ा वैसा सा है, डोमिनेटिंग है या उस टाइप। उस चक्कर में जीडी तो हम लोग का अच्छा हुआ था, इंटरव्यू भी मेरा पर्सनली, उन्होंने मेरे से 9 सवाल पूछे थे, 9 में से मेरे से 7 बनाए थे। तो वो ओके, आपसे निकलवाते हैं, जो आप शब्द बोलोगे वो उसी में से सवाल कर देते सही बात है। हैं। सेम आईबीपीएस में, आईबीपीएस का लंबा चला था, आईबीपीएस का तो हाफ एन आवर चला था मेरा, क्योंकि मैं उस दिन उस पैनल का पहला ओके, मैं था। ओके। वो सबसे लंबा चला था। मेंस के एग्जाम से लगभग 15 दिन या 20 दिन जितने अपने को मिलते हैं, वो 15-20 दिन की आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? तो 15-20 दिन की मेरी स्ट्रेटेजी सुबह से उठ के ये होती थी कि मुझे सबसे पहले एक पेपर देना है, मेंस का कंप्लीट। उसके बाद फिर मुझे उसमें अपनी गलती आइडेंटिफाई करनी है। या कई सवाल पेपर देते करना लगता है कि यार ये बन रहे हैं लेकिन वो बनते नहीं, तो पेपर के बाद एनालिस करना कि ये क्यों नहीं बने, या ये अगली बार मुझसे बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। उस हिसाब से शाम तक पूरा सेटल करना, एंड उसके बाद जी की वीडियोस वगैरह देखना। तो लगभग 7 to 8 आवर्स। और साथ में आप डिस्क्रिप्टिव के लिए भी प्रिपरेशन तभी? हाँ हाँ, वो कंटिन्यू थी। वो तो ऑलिव बोर्ड पे क्लासेस रेगुलर चलती थी लाइव, वो तो लाइव ही देखता था, लाइव उनके साथ साथ प्रिपेयर करता जाता था क्या क्या आना है कैसे आना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ही लास्ट में आपका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है। ओके। अच्छा, अब मैं आपसे ना कुछ सब्जेक्ट वाइज मैं कुछ चीजें पूछूंगा, तो आप जो इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस वो आप थोड़ा एक बताइएगा। जैसे सबसे पहले मैं क्वांट के लिए बात करता हूँ। फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स या कौन सा ऐसा सेक्शन है जिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए फॉर पीओ? सर कॉन्स के लिए अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी है, अरिथमेटिक के काफी इजी सवाल आते हैं, अरिथमेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, और इनके सवाल आते ही आते हैं हर बार। अगर आपसे डीआई नहीं भी बन रही है, डीआई 15 नंबर की आती है, 15 के ये सवाल आते हैं। अगर आप को ये लगता है कि डीआई में मुझे टाइम लग रहा है या मैं नहीं अटेम्प्ट कर सकता, तो आप अगर उसके अलावा भी तैयारी करेंगे अरिथमेटिक की मेजरली, तो आप 15 ला सकते हैं। और 3 डीआई में से एक डीआई ऐसी होती है कि देखते ही बन जाती है जनरली, डुएबल होते हैं। डुएबल होती है। तो मैथ्स में आपके 20 नंबर आराम से आप ला सकते हैं, 17 से 20 नंबर। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो बिना ज्यादा परेशान हुए दिमाग में ये ले आएंगे कि मुझे 30 में 30 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो 20 भी नहीं होते। मैं सोच के जाता था कि मैं 25 करूंगा, 25 हो गए, उसके बाद अगर टाइम बचा है तो ठीक है। तो लेकिन मेरे ऊपर लोड नहीं आ रहा था कि यार 5 मिनट बचे हैं, मेरे को 10 सवाल और करने हैं, 5 बचे हैं, मेरे को बिल्कुल, 3 ही करने हैं। करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज जीए। जीए के लिए? जीए के लिए सर, जीए में 7 से 8 सवाल वो आते हैं जो नेशनल करंट अफेयर्स, तो बैंकिंग या आरबीआई से भी अलग है। हम्म। अगर कोई सिर्फ इतना ही पढ़ना चाहता है कि जीए क्वालिफाई कर ले, तो वो जनरल जीए भी पढ़ लेगा, करंट अफेयर्स पढ़ लेगा पिछले 4 से 5 महीने के, कहाँ का कोई सीएम या सीएम चेंज हुआ है, राज्यपाल चेंज हुआ है, कुछ चेंजेस हैं, किसी देश का पीएम वगैरह चेंज हुआ है, उतने में ही आपका बेसिक काम चल जाता है। उसके साथ अगर आप आरबीआई का मंथली सर्कुलर वगैरह पढ़ते जाते हैं, मीटिंग्स जो होती हैं आरबीआई की, रेपो रेट क्या चल रहा है, ये बेसिक अगर आप आरबीआई का उठा लेंगे तो आप 12 से 15 नंबर वहां से ला सकते हैं आराम अच्छा, इस बार ना अगर आपने देखा हो आईबीपीएस पीओ का पैटर्न चेंज हुआ है मेंस का। से। यस सर। तो अब जीए के 50 क्वेश्चन है मेंस में। तो आपको क्या लगता है अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए और ज्यादा क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि 35 से 50, 15 क्वेश्चन इंक्रीज होना, तो क्या और एक्स्ट्रा बच्चे को कवर करके चलना चाहिए? सर बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं आजकल, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ एक नया नॉर्म आ जाता है। हम्म। तो जो बेसिक बैंकिंग नॉर्म चेंज हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में, जो कस्टमर्स को या बैंकर्स को परेशान कर रहे हैं या उनकी हेल्प कर रहे हैं, ये सवाल बढ़ेंगे। दूसरा जो आरबीआई चीजें कर रहा है सबसे ज्यादा, आरबीआई हो गया, डीएफएस हो गया, ये क्या नए रूल्स ला रहे हैं, क्या नए रेगुलेशंस ला रहे हैं, सवाल इसी हम्म। सेक्शन में बढ़ेंगे। अगर आप मंथली या वीकली कवर करते हैं उनको, तो आप बहुत अच्छे से 50 में से आप 20 नंबर तक, 20-25 तक जा सकते एंड व्हाट अबाउट रीजनिंग? हैं। रीजनिंग तो सर, पजल्स जो आती हैं वो बेसिकली प्री या मेन, दोनों, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए? प्रीलिम्स और मेंस में तो रीजनिंग तो मैं यही कहूंगा, रीजनिंग प्रैक्टिस से आती है, उसमें एज सच इस लेवल का कुछ नहीं है कि आप ये कहो कि यार ये मुझे नहीं आता या मैं नहीं सीख सकता। रीजनिंग आपकी मेंटल वेलबींग का है, आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में। वही है कि आपने आज पेपर किया, आपसे आपको वो ट्रिक पकड़नी है, सवाल क्या चाह रहा है आपसे। मिसिंग नंबर्स आते ही हैं, प्री में भी मेंस हम्म। में भी, नंबर पैटर्न वाले बन जाते हैं आराम से। मेंस में फायदा ये होता है कि लॉजिकल रीजनिंग आते हैं, 4 से 5 सवाल। आप अगर लॉजिकल रीजनिंग की अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके 8 से 10 नंबर कहीं नहीं है, इसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना, बेसिकली प्रैक्टिकल सवाल ही पूछते हैं वो। और तो वहां से वो कर सकते हैं। बाकी पजल्स तो वही है कि पैटर्न आप समझ लेंगे, जैसे इनपुट आउटपुट वाला हो गया, या और भी जो इस टाइप की पजल्स होती हैं, बिल्डिंग्स वाले हो, फिक्स्ड पजल्स हैं, थोड़ा आपको पैटर्न बस समझ में आ जाए कि किस हिसाब से उनकी ट्रिक मैनेज करनी है, तो डुएबल। एक क्वेश्चन है जो मतलब कई बार मेरे से पूछा जाता है या बहुत फैकल्टी से भी पूछा जाता है। होता क्या है जब प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दे रहा है,
स्पेशली पीओ की अगर मैं बात करूं, क्लरिकल तो फिर भी ठीक है, पीओ के लिए अगर बात करें तो बच्चा क्वांट और रीजनिंग में एक मार्क्स को फिर भी स्टेगनेंट कर लेता है और नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट भी डिक्रीज कर लेता है कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो भी कर लेता है क्वांट रीजनिंग में। बट इंग्लिश में मैंने देखा है बहुत फ्रीक्वेंट है कि जब अप्रोक्स 30 या 28 प्लस जब जाना शुरू करते हैं, स्पेशली इन एसबीआई पीओ, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, तो वो कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा जंप आता है रॉन्ग अटेम्प्ट का कि 6 8 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। और इसकी वजह से जो क्वांट और रीजनिंग में मतलब जो कॉन्फिडेंस है बच्चे के अंदर की क्वांट रीजनिंग में जो कि 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन क्वांट में रीजनिंग में भी हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। उसकी वजह से ओवरऑल मार्क्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये कैसे ओवरकम करा जाए इंग्लिश वाला पार्ट? सर इंग्लिश मैंने भी जितनी भी तैयारी करी पूरे टाइम इंग्लिश सबसे वोलेटाइल सब्जेक्ट। कभी आपके 30, मेरे 38 तक भी आए हैं, मेरे 18 तक भी आए हैं। और एसबीआई पीओ का प्री जिस दिन था मेरा 4 अगस्त को, 3 अगस्त को जब मैंने प्री दिया 22 नंबर आए थे। लेकिन जब मैं पेपर देने गया, मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है, क्योंकि मैंने ओके। प्रैक्टिस की है पिछले 6 महीने उस चीज के लिए। कि ये है सर कि मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज मेरा खराब हुआ है लेकिन कल खराब नहीं होगा। और थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है, वो तो पेपर में हम्म। जरूरी, वो जरूरी है, उससे करते हैं तो। लेकिन ये नहीं सोचना है कि यार मेरे अब खराब आ रहे हैं, कल 36 आए थे, आज 25 ही आए, परसों 38 भी आएंगे। करेक्ट। कंटिन्यूटी में वो चीज हो जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच आदित्य। जो कहीं ना कहीं आपने जो चीजें बताई हैं, अगर स्टूडेंट फॉलो करते हैं तो उस चीज के लिए बेटर रिजल्ट उनको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।